हेलो एवरीवन। आज बेटा हम स्टोरी रीड आउट करेंगे वापसी, जो कि उषा प्रियवंदा की लिखी हुई है। इस स्टोरी से को रीड आउट करने से पहले आप इस कहानी को अपने आप में या अपने रिश्तेदारों या आसपास से रिलेट करके ज़रूर देखना। ये एक्चुअली उस बंदे की कहानी है, जो उस क्लास वर्क की कह लो, जो सारी उम्र पहले जॉब करते हैं, ठीक है। तो रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं कि जब हम घर में जाएंगे तो उसी तरह ही मुझे वो सारा प्यार सत्कार सब कुछ मिलेगा, तो अब मैं पूरी तरह अपनी कमांड के अंडर जो है अपनी सारी फैमिली को रख पाऊँगा। लेकिन होता सब कुछ उल्टा है। पहली बात तो बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, तो वो अपनी तरह लाइफस्टाइल जीने की उनको आदत बन चुकी होती है। तो अब वो जो मान लो कि चाहे फादर ही है, उसका इंटरफियर भी पसंद नहीं करते, चाहे वो उसकी भलाई के लिए बात कर रहा होता है। इवन कि जो उसकी लाइफ पार्टनर होती है, पत्नी होती है, उसे भी अकेले रहना के लिए हैप्चर हो चुकी होती है कि घर का काम करना, उसी कामों में व्यस्त रहना, अपने बहू बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि वो मैक्सिमम अपनी लाइफ उसने ऐसे स्पेंड की होती है। तो वो भी इग्नोर करना शुरू कर देती है अपने पार्टनर को, जो 90% होता है। आप कहीं भी अपने रिलेटिव में या कहीं भी देख सकते हो कि तो जो बंदा एक तीसरी बात ये होती है कि जो पहले वो मान लो पूरी तनख्वाह लेकर आता था, उसी तनख्वाह से सारी खुद पर नहीं खर्च कर रहा था। मान लो कि उसने जो सारी यूनिफॉर्म में ही अपनी सारी लाइफ स्पेंड कर दी, चाहे आर्मी का है बंदा, चाहे पुलिस महकमे है, या इंजीनियर है, या किसी रेलवे स्टेशन में काम कर रहा है, वो यूनिफॉर्म में अपनी लाइफ स्पेंड कर देता है। कुछ अच्छा खाना पीना, लाइफ को एंजॉय करना, वो उसे टाइम ही नहीं मिलता कह लो। तो अब उसकी जो पे है वो अब पेंशन में आ चुका होता है। तो पेंशन के कारण पैसे कम हो जाते, सोचता है कि हाथ टाइट कर ले, ये चीज़ों का खर्चा कम करे। लेकिन वो बच्चों पत्नी सभी को आदत बन चुकी थी खुले खर्च की, तो वो चीज़ें अब वो उसे तंगी महसूस करते हैं कि नहीं, कि उसे एक तरफा एक फालतू की चीज़ समझते हैं। 100% नहीं कहते नहीं, लेकिन 90% ये चीज़ें होती है। आज भी हमारे समाज में ये चीज़ें होती है। तो उसके आने या जाने में कोई उसे घर वालों को कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। जब वो आता था छुट्टी में, तभी तो उसका जस्ट ऐसे स्वागत किया जाता जैसे मेहमान होता है, क्योंकि उनको पता था उसने वापस चले जाना है। जब मान लो परमानेंट रहने के लिए आ गया, तो वो सभी उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है। इसी तरह इस स्टोरी में जो सारी उम्र अपनी रेलवे स्टेशन में उसने काम किया, अब सोचता है मैं घर जाकर बहुत आनंदमयी लाइफ व्यतीत करूँगा, बच्चे मुझसे प्यार करेंगे, पत्नी मेरी आव भक्त करेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपने घर में रहकर ही एक परायापन महसूस होता है कि मैं फैमिली का मेंबर ही नहीं, सभी मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैं कुछ कहता हूँ तो वो उस बात को जो है गुस्सा करते हैं उस चीज़ का, ठीक है, क्रोध में आ जाते हैं उस चीज़ को। तो चोरी छिपे वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो हार कर वो बेचारा फिर दोबारा से कहता है कि मुझे दोबारा से कोई जॉब मिल गई है, तो वो वापस चला जाता है। कहने का भाव कि ये सच्चाई है हमारे समाज में, कि उस बंदे को जस्ट एक मनी, जो कह लो पैसा कमाने वाला ही मशीन समझा जाता है। तो इस स्टोरी को एक व्यंग है हमारे समाज में भी कि जिसने सारी उम्र आपके लिए व्यतीत कर दी, आपको लाइफ को अच्छा देने के लिए, तो उसका उसे भी सम्मान इज्जत देना बनना पड़ता है। और दूसरा जो जॉब कर रहा है, उसे पहले से ही अपनी लाइफ को बैलेंस रख कर चलना चाहिए, ताकि जो बाद में लाइफ में एंड में उसे किसी चीज़ का पश्चाताप ना हो कि मैंने तो सारी लाइफ ही ऐसे ही स्पेंड कर दी। चलो स्टोरी रीड आउट करते हैं। कहते हैं उषा प्रियवंदा की कहानी वापसी एक मार्मिक कहानी है। बड़ी एंड में हमें उस स्टोरी पढ़कर बहुत दर्द महसूस होता है। अवकाश प्राप्त बाबू गजादर को केंद्र में रखकर ये कहानी लिखी गई है। अवकाश होता छुट्टी प्राप्त करके, जब उससे रिटायरमेंट हो जाती है। कहानी किसकी है? बाबू गजादर की। मनुष्य की प्यार, आदत तथा सम्मान पाने की ललक और वास्तव में मिलने वाली अपेक्षा, अनादर तथा तिरस्कार की मार्मिक कहानी है।
उसे तो यही आशा होती है, रिटायरमेंट ले ली है मैं, अब मुझे सारे फैमिली में प्यार आदर सत्कार सब कुछ मिलेगा। लेकिन होता क्या है, उसे अपेक्षा अनादर तिरस्कार वगैरह मिलता है। कोई भी बुढ़ापे में उसका साथ नहीं देता, इवन के लाइफ पार्टनर भी नहीं देती। 90% ये रियल चीज़ होती है। 35 वर्ष तक लगातार रेलवे स्टेशन में नौकरी करने के बाद उसे छुट्टी मिली थी। अब वो अपने घर के साथ, परिवार के साथ रहने के लिए तैयार था। उनका पुराना और जो विश्वसनीय नौकर था, वो उसका सामान बंधवा रहा था, साथ में ही रो रहा था, क्योंकि वो पराया था। उसकी अटैचमेंट हो गई थी, उसे उसके को साथ उसका कोई लेना देना पैसे की नहीं थी। एक चलो कह लो कि ह्यूमैनिटी की फीलिंग्स थी। बाबूजी को भी ये स्थान छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु अपने परिवार के साथ रहने का जो उसे अक्सर उन्हें 35 वर्षों के बाद मिल रहा था, उससे वो बहुत खुश था। गणेशी ने रास्ते के लिए उन्हें बेसन के लड्डू दिए, जो कि उसकी घरवाली ने बनाए थे। गजाधर बाबू बीते यौवन के मधुर यादों में खोए हुए थे। जब उनकी पत्नी साथ रहती थी, उसकी प्रतीक्षा करती थी, सदा गर्म गर्म रोटियां पका कर देती थी। गजाधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी के अतिरिक्त उसके अविवाहित बेटी बसंती और बेटा नरेंद्र था। विवाहित पुत्र अमर अपनी पत्नी के साथ भी परिवार के साथ ही रहता था। कहने का भाव एक ज्वाइंट फैमिली थी। गयाधर बाबू के घर पहुंचने के ऊपरी तौर पर सब ने बहुत खुशी दिखाई, जैसे हमेशा होता था जब वो जॉब की छुट्टी में आता था। बैठ के में एक पतली सी चारपाई बिछाई गई। प्राय अस्थायी रूप से आने वाले मेहमानों की तरह ये हमेशा होता था कि ये टेम्परेरी है, आए हुए हैं, इसने फिर वापस चले जाना है। दूसरे दिन ही गयाधर बाबू को घर में अपने अवांछित होने का आभास होने लगा, क्योंकि सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। प्रातः नाश्ता की मेज में पर नरेंद्र, अमर और उसकी पत्नी तथा बेटी बसंती आपस में हंस रहे थे। जब भी यूं गयाधर बाबू जहाँ पहुंचे, नरेंद्र ने मृत्यु की नकल करना रुक गया। अमर उसकी बहु धीरे से चले गए। बसंती पिता के कहने पर उसके लिए चाय बनाने रसोई में चली गई। गजाधर बाबू की पत्नी ने पूजा से निकलकर उन्हें चाय दी। जूठे बर्तनों ढेर को देखकर काम की अधिकता की शिकायत की। यानी कि कहने का भाव, कोई भी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता था। देखो, बाकी सारे इकट्ठे बैठकर हंसी मजाक गप्पे मार रहे हैं, लेकिन जो ही बेचारा जिसने सारी उम्र पैसा कमाकर उसे दिया है, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करने आता है, तो सभी खिसक जाते हैं बहाना बनाकर। गजाधर बाबू घर के मुखिया थे, इसलिए परिवार की सोचता है कि बागडोर अपने हाथों में ले। इसलिए उसने कहा कि जो उसकी लड़की है वो रात का खाना बनाएगी और प्रातः का खाना जो है अमर की बहू बनाएगी। उन्हें लगा कि जब अब उसकी पत्नी बूढ़ी हो गई है, उसे कामकाज से छुटकारा मिलना चाहिए। बहू ने घी आध खुले हाथों में खर्च किया तो सास की शिकायतें बढ़ गई। बसंती ने खाना इतना घटिया बनाया कि मुश्किल से गले से नीचे उतरा। नरेंद्र ने तो खाना खाने से इनकार कर दिया। माँ ने दोबारा उसके लिए खाना बनाया। बाबूजी के इस आदेश से परिवार के सभी सदस्य असंतुष्ट दिखने लगे। गजाधर बाबू ने सोचा कि जवान बेटी बसंत पर कुछ अंकुश लगाने चाहिए। पड़ोस में शीला के जहां उसके जाना इसके लिए रोक दिया, क्योंकि उसके घर में एक युवक था। इस पर बसंत ने पिता से बोलना ही छोड़ दिया। जब वे जाती तो चुपके से पिछले दरवाजे से चली जाती। बाबूजी की पत्नी के पास उनकी देखरेख का समय ही नहीं था। वे पूजा पाठ और गृहस्थी में ही रमी रहती। उसके प्राय नौकर के कामचोर होने की शिकायत रहती। बाबूजी को लगा कि घर में 3 पुरुषों और स्त्रियों के रहते समय नौकर की जरूरत नहीं है। घर का खर्चा भी बढ़ गया है। उन्हें नौकर को निकाल दिया। बाबूजी की इस काम से अमर और उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगे कि वो अलग घर बसाकर रहेंगे, कि जहाँ पर रहेंगे तो मुझे सभी का काम करना पड़ेगा। गजाधर बाबू की चारपाई कब की बैठक से निकालकर अचार मुरब्बे वाली तंग कमरे में रख दी। घर में उनका कोई आदर सत्कार नहीं था। ऐसे लगता था वो अनजान इंसान घर में बैठा हुआ है। पत्नी के पास भी उसके साथ बात करने का समय नहीं था। परिवार के लोगों को उनकी हर बात अनअधिकार लगती। वे अनमने से अपनी चारपाई पर पड़े रहते। गजाधर बाबू के सपने टूट चुके थे। उन्हें जिस सुखी पारिवारिक जीवन की तलाश थी, वे जहाँ नहीं था। एक दिन उसने पत्नी को शुभ समाचार दिया कि सेठ रामजी लाल की मिल में उससे नौकरी मिल गई है।
और वे जहाँ वहाँ जा रहा है। किसी ने भी उसे रोकने की आग्रह नहीं किया और ना ही उस बुढ़ापे में नौकरी करने की कोई सलाह दी। गजाधर बाबू का अस्तित्व इस परिवार के लिए सिर्फ एक पैसा कमाना था, पैसे कमाने वाली मशीन था। उनके लिए गजाधर बाबू का इससे अधिक कोई भी अस्तित्व नहीं था। बाबूजी जब रक्शे में बैठा वापस नौकरी पर चले तो परिवार खुश था। नरेंद्र और बसंती पिक्चर जाने की तैयारी करने लगे। पत्नी ने बाबूजी के साथ जाने से इनकार कर दिया। उनके जाने के पश्चात उन्हें बाबूजी के चारपाई को उस तंग कमरे से बाहर निकालकर आदेश दिया कि इस चारपाई के कारण चलने की जगह रह गई थी। इस प्रकार लेखिका ने अत्यंत मार्मिक ढंग से स्पष्ट किया है कि अवकाश प्राप्त बूढ़े के लिए हमारे परिवार में कोई स्थान नहीं रह गया। परिवार के युवा सदस्य अपने ढंग से परिवार चलाना चाहते हैं। वृद्धों का मार्गदर्शन उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। वृद्ध अवस्था में घर का मुखिया बनकर अनुशासन लाने की बात सोचना बेकार है। ये कहानी नई कहानी के तौर पे सामने आई थी। इसमें अवकाश प्राप्त गजाधर बाबू का अपने ही घर में परिवार के फालतू या पराया हो जाने का बोध और उससे उत्पन्न पीड़ा ने पाठकों को विचलित किया था। कहानी में चित्रित गजाधर बाबू का अकेलापन अस्तित्ववादी भाववादी है अथवा मार्क्सवादी, इस पर बहस की जा सकती है। तो मैं तो एंड में यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे भी आसपास ये चीज़ें हो रही है तो प्लीज़ उसे गाइड करने की कोशिश करें कि हमारे पर भी ये समा आएगा, हम भी बुजुर्ग होंगे, हम भी एक पैसा कमाने वाली मशीन रह जाएंगे। इसलिए बुजुर्गों का सत्कार करें, ठीक है। और बुजुर्गों को भी थोड़ा समझाया जाए कि आप टू का पॉइंट जो है वो इंटरफेयर करें, या तो स्टार्टिंग में ही आप मार्गदर्शन करें, नहीं तो फिर टू का पॉइंट, ठीक है ना, कि बैलेंस बना कर रखें। और जो जॉब कर रहे हैं वो अभी अपनी लाइफ के लिए जो है जब भी पल मिलते हैं लाइफ को एंजॉय जरूर करें, ताकि जो आपकी भी हालत जो गजाधर बाबू वाली ना बन जाए। थैंक्स बेटा।